प्यारे विद्यार्थियों, मैं तेजकरण चौहान, सह आचार्य इतिहास। आज के इस व्याख्यान में हम नेपोलियन बोनापार्ट के सुधार और उसके सम्राट बनने के बाद किए गए सुधारों के बारे में चर्चा करेंगे। नेपोलियन के द्वारा फ्रांस की सत्ता को अधिग्रहित करने के पश्चात उसने फ्रांस की आंतरिक व्यवस्था में सुधार करना शुरू किया। हेज लिखते हैं कि कॉन्सुलेट का काल 1799 से 1804 तक का काल फ्रांस की संस्थाओं के विकास में बोनापार्ट के मुख्य और सर्वाधिक योगदानों का काल था। नेपोलियन की कीर्ति मुख्यतः उसकी सैनिक उपलब्धियों में निहित है, लेकिन प्रथम काउंसिल के रूप में उसके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण सुधारों ने उसे अमर बना दिया। 1801 से 1803 का काल फ्रांस के संपूर्ण आधुनिक इतिहास के सर्वाधिक महत्वपूर्ण कालों में से एक है, जिसमें नेपोलियन का सृजनशील मूल्यवान कार्य हुआ। फ्रांस के पुनर्गठन के कार्य में नेपोलियन ने त्वरित निर्णय और क्रियात्मकता का प्रदर्शन किया। मूलभूत बातों के प्रति उसने वैसी ही सुस्पष्टता और एकाग्रता प्रदर्शित की जैसी कि उसने युद्धों में प्रदर्शन कर सफलता प्राप्त की थी। फ्रांस के क्रांतिकारी दशक 1789 से लेकर 1799 के दौरान यद्यपि अनेक कार्यों की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन उनमें आंतरिक तारतम्य और पूर्णता का दृष्टिगोचर नहीं था। इस दृष्टिकोण से हम देखते हैं तो नेपोलियन ने क्रांति के कार्य को आगे बढ़ाया। उसका मुख्य लक्ष्य था फ्रांस के प्रशासनिक, आर्थिक और कानूनी ढांचे का व्यवस्थित पुनर्गठन करना। जहां एक तरफ वह अपनी एकाधिकारवादी सुविधा के लिए एक कार्य कुशल तंत्र विकसित करना चाहता था, साथ ही साथ वह समय के पृष्ठ पर अपने अमिट हस्ताक्षर करने हेतु जनहितैषी कार्य की तरफ भी ध्यान दे रहा था। सबसे पहले उसके सुधारों के अंतर्गत आर्थिक सुधारों को लिया जाता है। यह उल्लेखनीय है कि फ्रांस की वित्तीय अव्यवस्था 1709 में लुई की राजतंत्रीय सरकार और 1799 में डायरेक्टरी के पतन का एक महत्वपूर्ण कारण थी। नेपोलियन शुरू से इस बात की ओर जागरूक था कि फ्रांस में वित्तीय संकट उपस्थित न हो पाए। पुरातन व्यवस्था के प्रभाव से कैंसर युक्त वित्तीय प्रशासन और राजस्व व्यवस्था को सबसे पहले नेपोलियन ने ठीक किया। नेपोलियन ने 1800 ईस्वी में बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की, जो धीरे धीरे देश की सबसे शक्तिशाली वित्तीय संस्था बनी। बैंक ऑफ फ्रांस ने एक तरफ सरकारी ऋणों और राजस्व संग्रह की व्यवस्था को सुचारू रूप से नियंत्रित किया, वहीं दूसरी ओर कम ब्याज दर पर ऋण देकर व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा दिया। 1803 में बैंक ऑफ फ्रांस को नोट जारी करने का अधिकार भी दे दिया गया। साथ ही नेपोलियन ने राजस्व संग्रह की व्यवस्था को केंद्रीकृत किया। फ्रांस के विभिन्न क्षेत्रों में राजस्व वसूली का कार्य को सुचारू किया। नेपोलियन ने सरकारी खर्चों में सख्त मितव्ययिता रखे जाने के आदेश जारी किए। भ्रष्ट अधिकारियों को दंडित किया जाने लगा। नेपोलियन ने यह व्यवस्था की कि फ्रांस के सैनिक अभियानों के खर्चों का बोझ जनता पर न पड़े और ऐसे समस्त खर्चे पराजित राष्ट्रों से ही वसूले जाएं। नेपोलियन की इन कुशल आर्थिक नीतियों के कारण फ्रांस में 1801
और 2 के वित्तीय वर्ष में एक संतुलित बजट की प्रस्तुति का चमत्कारी कार्य संपन्न हुआ। इसी के साथ सामाजिक क्षेत्र में भी नेपोलियन ने जो कार्य किए वह काबिल तारीफ थे। इस संबंध में उसकी एक अत्यंत महत्वपूर्ण घोषणा क्रांति के प्रगति के काल में कृषकों द्वारा प्राप्त भूमि पर उन्हीं के स्वामित्व को लेकर थी। इस घोषणा का ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत स्वागत हुआ। शहर में कार्य करने वाले मजदूरों की मजदूरी भी बढ़ी। बुर्जुआ वर्ग नेपोलियन के राज्य के कार्यों से बहुत प्रसन्न था, क्योंकि एक स्थायी कार्य कुशल सरकार के कारण उनकी समृद्धि सुरक्षित हुई। कुलीन और पादरी तंत्र के लोग आतंक के शासन के दौरान जो फ्रांस से भाग गए थे, उन्हें पुनः रोजगार और सुरक्षा का आश्वासन देकर फ्रांस में बसाया गया। नेपोलियन के अधिनायकवादी छत्र के नीचे फ्रांस के क्रांतिकालीन वर्ग भेदहीन समाज में आपसी वैमनस्य की जो भावनाएं शिथिल हो रही थी और उन्हें पुनः आंतरिक समरसता प्रदान की गई। नेपोलियन ने न केवल सामंती विशेष अधिकारों को स्वीकार किया और न ही वर्ग भेद मूलक राजस्व व्यवस्था को। इस प्रकार उसने क्रांति के सामाजिक दाई पर अपनी मोहर लगा दी। लेकिन नेपोलियन सामाजिक समानता के सपाट सिद्धांत में विश्वास नहीं रखता था। उसका स्पष्ट रूप से मानना था कि योग्य और प्रतिभा संपन्न व्यक्तियों को विशेष सम्मान मिलना ही चाहिए। इसीलिए उसने द लीजियन ऑफ ऑनर की स्थापना की, जिसकी सदस्यता बिना जाति, बिना कुल, पद और धर्म के भेदभाव के ऐसे योग्य व्यक्तियों को दी गई जिन्होंने निष्ठा से फ्रांस की सेवा की थी। यह योग्यता मूलक कुलीन तंत्र नेपोलियन का एक नवीन सामाजिक प्रयोग था। तीसरे सुधार उसके शिक्षा के क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। फ्रांस की पुरातन व्यवस्था में शिक्षा पर चर्च का अधिकार था। क्रांति काल में शिक्षा को चर्च के प्रभाव से मुक्त कर एक राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति की सुकल्पना की गई। बहुत अल्पांश में उसे लागू भी किया गया, लेकिन शिक्षा की राष्ट्रीय पद्धति को शिक्षा के सभी स्तरों पर व्यापक और प्रभावशाली रूप में प्रचलित करने का श्रेय नेपोलियन को ही दिया जाता है। नेपोलियन ने प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, विश्वविद्यालयी शिक्षा, तकनीकी, व्यावसायिक और सैनिक सभी प्रकार की शिक्षाओं के निर्देश का एक राज्यव्यापी ढांचा तैयार किया। नेपोलियन द्वारा की गई व्यवस्थाओं के अनुसार प्राथमिक और आरंभिक शिक्षा की व्यवस्था प्रत्येक क्षेत्र विशेष द्वारा क्षेत्रीय अधिकारियों की देखरेख में की जाने की व्यवस्था की गई। माध्यमिक विद्यालयों में फ्रांसीसी भाषा, लैटिन भाषा और आरंभिक विज्ञान की विशेष शिक्षा का प्रबंध किया गया। ये विद्यालय सार्वजनिक उपक्रम में हो या निजी क्षेत्र में हो, उन पर राष्ट्रीय सरकार का पूर्ण नियंत्रण किया गया। लाइसी या उच्च माध्यमिक विद्यालय महत्वपूर्ण नगरों में खोले गए एवं इन विद्यालयों में शिक्षा की उच्चतर शाखाओं में राज्य द्वारा नियुक्त अध्यापकों द्वारा शिक्षण कार्य शुरू किया गया। पेरिस विश्वविद्यालय का नवगठन हुआ और इस विश्वविद्यालय को फ्रांस में शैक्षिक एकरूपता बनाए रखने का दायित्व दिया गया। इस विश्वविद्यालय के प्रमुख अधिकारियों और शिक्षकों की नियुक्ति राज्य के प्रथम कौंसल नेपोलियन द्वारा किए जाने का प्रावधान किया गया और राजकीय विद्यालय के शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए फ्रांस में नॉर्मल स्कूल खोला गया। फ्रांस की राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति के ध्येय को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया गया और वह था ईसाई धर्म के नैतिक सिद्धांतों में विश्वास और राज्य के प्रमुख व्यक्ति के प्रति स्वामी भक्ति। नेपोलियन ने शिक्षा पद्धति के क्षेत्र में व्यापक संस्थागत सृजनात्मकता प्रदर्शित की, लेकिन उसने विद्यार्थियों में स्वतंत्र चिंतन के विकास की प्रवृत्ति को प्रतिबंधित भी किया। उसके द्वारा प्रचलित राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति का ध्येय उसकी अपनी राज्य व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण था, न कि विद्यार्थियों का पूर्वाग्रह मुक्त सर्वांगीण विकास।
इस शिक्षा पद्धति पर उसके अधिनायकवादी स्वार्थों की स्पष्ट छाया थी। दूसरे, नेपोलियन के निरंतर प्रयासों के बावजूद वित्त के अभाव और योग्य शिक्षकों की कमी के कारण राष्ट्रीय विद्यालयों का पूरी तरह प्रसार नहीं हो पाया। यही कारण था कि नेपोलियन युग के अंत में फ्रांस के आधे से ज़्यादा बच्चे निजी विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। इनमें से अधिकांश निजी विद्यालय कैथोलिक चर्च द्वारा संचालित किए जा रहे थे। इन सब के साथ साथ नेपोलियन ने नवीन धार्मिक व्यवस्था कॉन्कॉर्डेट 1802 भी लागू की, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण विषय कहा जा सकता है। क्रांति काल में राज्य और कट्टर कैथोलिक ईसाइयों के मध्य वैमनस्य उत्पन्न हो गया था। क्रांतिकारियों द्वारा चर्च पर राजकीय नियंत्रण स्थापित करने के प्रयास से बहुत से धर्म अधिकारी आतंक के शासनकाल की ईसाइयत विरोधी गतिविधियों के कारण अनेक कैथोलिक ईसाई क्रांति से विमुख हो गए और प्रतिक्रियावादी तत्वों के साथ सहानुभूति रखने लगे। पोप ने फ्रांस की सरकार के साथ भी अपने संबंध विच्छेद कर लिए थे। नेपोलियन पोप और फ्रांस के असंतुष्ट कैथोलिकों का राजनीतिक समर्थन प्राप्त करना चाहता था, लेकिन वह धर्म पर राज्य के नियंत्रण को भी बनाए रखना चाहता था। धर्म के बारे में नेपोलियन का जो रवैया था, उसकी जानकारी हमें उसके द्वारा किए कार्यों और कथनों के द्वारा जानकारी प्राप्त होती है। वह कहता है कि मिस्र में मैं मुसलमान बन गया और इस प्रकार उसने वहाँ कदम रखा। इटली के पादरियों का समर्थन करने के लिए मैं अल्ट्रामोंटेन बन गया और यहाँ मैं लोगों की भलाई के लिए कैथोलिक बन जाऊँगा। नेपोलियन धर्म की स्वतंत्र महत्ता में विश्वास नहीं रखता था, लेकिन वह धार्मिक भावना को सामाजिक राजनीतिक प्रयोजनों के लिए उपयोगी मानता था। नेपोलियन के प्रयासों के फलस्वरूप तत्कालीन पोप पायस सप्तम से दीर्घकालीन विचार विमर्श के पश्चात फ्रांस की सरकार और पोप के मध्य 1801 में एक धर्म संधि कॉन्कॉर्डेट संपन्न हुई, जिसके माध्यम से फ्रांस में कैथोलिक ईसाई धर्म को औपचारिक स्वीकृति प्रदान की गई। यद्यपि कैथोलिक ईसाई धर्म को फ्रांस का राजधर्म नहीं घोषित किया गया तथा फ्रांसीसी जनता की धार्मिक स्वतंत्रता और धार्मिक सहिष्णुता की भावना का सम्मान यथावत रखा गया। धर्म संधि में भी यह स्वीकार कर लिया गया कि फ्रांस की बहुसंख्यक जनता कैथोलिक धर्मावलंबी है। पोप ने फ्रांस में क्रांति के काल में अधिग्रहित चर्च की भूमि पर अपना अधिकार त्याग दिए और फ्रांस की सरकार ने पादरियों को वेतन देने का दायित्व भी अपने ऊपर लिया। नए बिशपों का नामांकन प्रथम काउंसिल द्वारा किया जाएगा। नए धर्म अधिकारियों को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व फ्रांस की सरकार के प्रति स्वामी भक्ति की शपथ अनिवार्य की गई। इस प्रकार फ्रांस में कैथोलिक ईसाई धर्म की पुनः औपचारिक स्थापना हुई। उपयुक्त धर्म संधि नेपोलियन की एक महत्वपूर्ण सफलता थी। एक और उसने क्रांतिकारियों द्वारा धर्म के क्षेत्र में किए गए महत्वपूर्ण परिवर्तनों को पोप और कैथोलिक ईसाइयों की औपचारिक स्वीकृति दिलवाई। दूसरी ओर फ्रांस की सरकार ने क्रांति काल के असंतुष्ट कैथोलिक ईसाइयों का समर्थन भी प्राप्त किया। उपयुक्त धर्म संधि दोनों पक्षों के लिए इतनी उपयोगी सिद्ध हुई कि आगामी लगभग 100 वर्षों तक वह फ्रांस की सरकार और चर्च के पारस्परिक संबंधों की नियामक बनी रही। इन सब के बाद नेपोलियन इतिहास में अपने कानून संहिता के लिए भी प्रसिद्ध है। क्रांति से पूर्व पुरातन व्यवस्था के अंतर्गत फ्रांस के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के कानून प्रचलित थे और फ्रांस एक प्रकार से कानूनी जंगल की तरह था। क्रांति के बाद फ्रांस के प्रथम लिखित संविधान में कानूनों में एकरूपता लाने की बात हुई तथा राष्ट्रीय सम्मेलन की सरकार ने इस दिशा में कार्य भी किया।
लेकिन फ्रांस के क्रांतिकारी दशक की ऊहापोह में यह अधूरा रह गया। समय के अनुसार फ्रांस के कानूनों में एकरूपता हो, प्रत्येक नागरिक को कानूनी अधिकारों की स्पष्ट जानकारी हो और क्रांति काल में हुए परिवर्तनों को ठोस कानूनी आधार प्राप्त हो। नेपोलियन ने इस चुनौती को स्वीकार किया और अगस्त 1800 ईस्वी में 4 प्रसिद्ध विधिवेताओं की एक समिति को फ्रांस के कानूनों की संहिता तैयार करने हेतु नियुक्त किया। इस समिति की गतिविधियों में व्यक्तिगत रुचि नेपोलियन ने ली और अपनी वैचारिक चेतना और विधायी दृष्टि से नई कानून संहिता के निर्माण में योगदान दिया। मार्च 1804 में नई कानून संहिता लागू हुई। इस संहिता को नेपोलियन की कानून संहिता का नाम दिया गया। यह एक नागरिक संहिता थी। नेपोलियन की कानून संहिता अपनी सरलता, सूक्ष्मता और सुस्पष्टता के लिए विख्यात हो गई। इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता थी कि इसने मनुष्य के अधिकारों से संबंधित फ्रांस की मूलभूत विरासत को वैधानिक दृष्टि से सुरक्षित बनाया। नागरिक संहिता में कुछ अन्य विशिष्ट संहिताओं को बाद में जोड़ा गया, जैसे नागरिक प्रक्रिया की संहिता, वाणिज्य की संहिता, आपराधिक प्रक्रिया की संहिता और दंड विषयक संहिता। नेपोलियन की कानून संहिता ने क्रांति की उपलब्धियों को सुदृढ़ बनाया और धार्मिक सहिष्णुता, उत्तराधिकारियों के लिए विरासत की समानता, कृषकों का भूस्वामित्व, सामंतवाद और विशेष अधिकारों का अंत इत्यादि किया। कानूनों की एकरूपता और स्पष्टता फ्रांस की जनता के लिए नेपोलियन का एक नायाब तोहफा था। उसके माध्यम से उसने फ्रांस के सभी निवासियों को कुल, धर्म और जाति के भेदभाव से मुक्त कानूनी समानता का अधिकार प्रदान कर दिया। पिता की संपत्ति में ज्येष्ठतम पुत्र का नहीं बल्कि सभी पुत्रों का अधिकार माना गया। परिवार पर पिता के अधिकार को सर्वोच्च मानते हुए परिवार के अन्य सदस्यों के लिए पिता के प्रति आज्ञाकारिता को अनिवार्य बनाया गया। पिता अपने संतानों को दंडित कर सकता था। संतानों को अपने विवाह के लिए पिता की स्वीकृति को आवश्यक किया गया। नेपोलियन की संहिता में स्त्रियों के अधिकारों की यथोचित सुरक्षा नहीं की गई। पत्नी का पति के नियंत्रण में रहना आवश्यक माना गया और वह बिना पति की स्वीकृति के संपत्ति का क्रय विक्रय नहीं कर सकती थी। लेकिन नेपोलियन की कानून संहिता ने रोमन कैथोलिक चर्च के नियम को अस्वीकार करते हुए तलाक के अधिकार को स्वीकृति प्रदान की। तलाक पारस्परिक सहमति से या व्यभिचार, क्रूरता और अन्य गंभीर स्थितियों में लिया जा सकता था। व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकार को भी स्वीकार किया गया। ब्याज की कानूनी दर तय की गई। अपनी कमियों और सीमाओं के बावजूद नेपोलियन की कानून संहिता एक मील का पत्थर साबित हुई। इसे विश्व इतिहास को नेपोलियन के एक स्थायी योगदान के रूप में देखा जाता है। सेंट हेलेना में अपने निर्वासन के दिनों में नेपोलियन ने ये कहा, मेरी वास्तविक कीर्ति इस बात में नहीं है कि मैंने 40 युद्ध जीते। वाटरलू मेरी विजयों की स्मृति को मिटा देगा, जिसे कभी नहीं मिटाया जा सकेगा और जो निरंतर बनी रहेगी वह है मेरी नागरिक संहिता। नेपोलियन की कानून संहिता फ्रांस में नहीं बल्कि फ्रांस द्वारा विजित और प्रभावित देशों बेल्जियम, राइन संघ, जर्मनी, इटली में भी लागू की गई। इसी प्रकार नेपोलियन ने सार्वजनिक हित के कार्य और सांस्कृतिक अभिरुचि के कार्य भी किए। नेपोलियन ने फ्रांस में संचार और वाणिज्य की सुविधा हेतु अनेक मार्गों का निर्माण करवाया। 1811 तक उसने लगभग 229 मार्ग बनवाए, जिनमें से 30 प्रमुख मार्ग पेरिस से शुरू होकर फ्रांस के सुदूर क्षेत्रों तक जाते थे। ऐसे निर्माण कार्यों में नेपोलियन ने युद्धबंदियों की सेवाओं का प्रयोग किया। उसने अनेक पुल बनवाए, नहरों और जल मार्गों की व्यवस्था को दुरुस्त किया। नौसैनिक और वाणिज्यिक बंदरगाहों का भी विस्तार और दुर्गीकरण किया गया और खतरनाक दलदलों को सुखाया गया। नेपोलियन के काल में अनेक राजप्रासादों की मरम्मत और अलंकरण का कार्य किया गया।
नए स्मारक बनाए गए, सड़कों के किनारे छायादार वृक्ष लगवाए गए। इटली, स्पेन और नीदरलैंड से लाई गई कलाकृतियों से फ्रांस के संग्रहालय और महलों को सजाया गया। पेरिस का सौंदर्यीकरण किया गया। कॉन्सुलेट के काल में पेरिस का विकास यूरोप के आमोद केंद्रित नगर के रूप में होने लगा था। नेपोलियन के काल में पेरिस की जनसंख्या लगभग दुगुनी हो गई थी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।